हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट के लिए मुबारकबाद आपको, कंग्रेचुलेशंस फॉर द रिजल्ट। बेटे कंफर्मेशन दीजिएगा, कैन यू लिसन मी क्लियरली और नॉट? ओके, थैंक यू बेटा। जी बेटे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आज उसे कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। उसमें बेटे आप आइए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 पे, इसे डिस्कस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नई बातें। बुक पे पेज नंबर 144, बुक्स में पेज नंबर 144, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2, बुक में पेज नंबर 144। लेट्स स्टार्ट इट। बेटे इसमें क्या है? कहते हैं CART Limited operates separate cost accounting and financial accounting systems. दोनों सिस्टम्स के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसका मतलब ये इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ। Following manufacturing and trading statements has been prepared from the financial accounts of the quarter. फाइनेंशियल अकाउंट्स को अंडरलाइन कीजिएगा जनाब। फाइनेंशियल बुक्स हमें क्या रिजल्ट्स दे रही हैं? तो अकाउंटेंट्स की बुक्स, ऑफिस की बुक्स हमें क्या रिजल्ट दे रही हैं, उसका उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जनाब रॉ मटेरियल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना यूज किया, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, WIP, फिनिश गुड्स, सेल्स रेवेन्यू, ईच एंड एवरी डिटेल देने के बाद वो आपको फाइनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली बता रहा है कि जनाब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 2,30,000। Following information has been extracted from the cost accounts. कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट करके उसने उसके रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं किए, उससे रेलिवेंट कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दी हुई हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कीजिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए प्रॉफिट क्या है, सेम है प्रॉफिट तो ओके, सेम नहीं है तो वी हैव टू रिकॉन्साइल। तो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस एट 1 जनवरी। जनाब मंथ के स्टार्ट में आपके पास हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है फॉर 1 क्वार्टर और ये क्वार्टर एंड हो रहा है 31 मार्च। तो जनाब जो क्वार्टर 31 मार्च में एंड हो रहा है बेटे वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी। ये और इस क्वार्टर के स्टार्ट में हमारे पास रॉ मटेरियल का बैलेंस है 49,500, वर्क इन प्रोसेस का 60,100 और फिनिश गुड्स का है हमारे पास 1,15,400। ड्यूरिंग द क्वार्टर जो मेन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन है वो हमें बता रहा है कि जनाब रॉ मटेरियल जो हमने इशू किया वो 1,04,800 का रॉ मटेरियल इशू हुआ। कुछ भी मेंशन नहीं है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ना मेंशन हो तो हमेशा रॉ मटेरियल जो इशू हुआ वो हम डायरेक्ट एज्यूम करेंगे। तो रॉ मटेरियल इशूड 1,04,800। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, बेटे मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। वो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पास है 222,500। आफ्टर देन CGS, बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये हमारे पास कैसे आता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं उसमें जनाब अगर थोड़ा सा फॉर्मेट आपके जहन में हो तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में हम ये करते थे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे, प्राइम कॉस्ट आती थी, फिर हम प्राइम कॉस्ट में FOH को ऐड करते थे, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई, उसमें WIP की इन्वेंट्री लेवल एडजस्ट की जाती थी, ओपनिंग WIP को ऐड किया, क्लोजिंग WIP को माइनस किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आती थी। जनाब आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो 222,500 है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ आए जहां पे उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया हुआ है, वहां पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपके पास है 2,11,900। CGS, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बेटे फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री लेवल को एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो जनाब आपके कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ये 2,12,100 है, जबकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें CGS की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 2,10,000 है। डिफरेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट भी वेरी करेगा।
लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज्ड बाय फ्लड, जनाब मटेरियल का लॉस हो गया, मटेरियल का बैलेंस कम हो जाएगा, 2400 से लॉस है तो इसे इनकम स्टेटमेंट में भी लेकर जाएंगे। नोशनल रेंट ऑफ 4000 पर मंथ, हम कितने मंथ्स को सॉल्व कर रहे हैं? 1 क्वार्टर को। 1 क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं? 3। कौन से? जनवरी, फरवरी और मार्च के स्पेसिफिक क्वार्टर को हम सॉल्व करें। तो जनाब इन्होंने कहा है कि जो रेंट आपका है वो पर मंथ 4000 है, तो 1 क्वार्टर का आपके पास 12000 हो गया और ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमें चार्ज करना है। ओके जी, हैज बीन चार्ज, हमने चार्ज किया है। Production overhead was absorbed at the rate of 185% of the direct wages. OAR उसने खुद बता दिया हमें। लीजिए जनाब, वो कहता है profit at the end of the period is shown as 2,38,970। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली इन वैल्यूज को बेस बनाते हुए इन्होंने जनाब प्रॉफिट फाइंड आउट किया, तो फैक्ट्री की बुक्स शो कर रही हैं 2,38,970 का प्रॉफिट, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हमें प्रॉफिट शो कर रही हैं 2,30,000। डिफरेंस है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ए पार्ट में कहता है कि रेलेवेंट कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर की बुक्स में ओपन कीजिए। तो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो है, जब इंटरलॉकिंग सिस्टम है तो जनाब हमें प्रॉफिट भी दोनों का अलग अलग उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, तो इसका मतलब है कि जनाब ये फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम है। हमने दोनों बुक्स में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ईच एंड एवरी अकाउंट जो है वो हमें ओपन करना है। इसके पार्ट ए में उसने ये रिक्वायर किया है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस है इसलिए उसने पार्ट बी में देखो रिक्वायर किया है पेज नंबर 146 पे, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो जनाब प्रॉफिट की रिकॉन्सिलेशन कीजिए। बेटे जब भी किसी चीज की रिकॉन्सिलेशन करनी होती है, जैसे आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ी, आपने इन्वेंट्री के स्टोर लेजर कार्ड के एंड रिजल्ट्स और स्टॉक टेकिंग के एंड रिजल्ट्स को टैली किया, रिकॉन्साइल किया, तो क्या करते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं हम उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अकाउंट्स बनाएंगे और जो डिफरेंट वैल्यूज दोनों बुक्स में आ रही होंगी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो डिफरेंसेस आएंगे उन्हें एडजस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट के साथ टैली हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम ए पार्ट को कंप्लीट करते हैं। हम जनाब रेलेवेंट अकाउंट्स बनाते हैं और साथ साथ डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। तो जनाब पहला अकाउंट जो हम यहां बनाएंगे वो हमारे पास रॉ मटेरियल अकाउंट, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी, डायरेक्टली हमें अकाउंट्स बनाने। तो जनाब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट एसेट अकाउंट है, नॉर्मल बिहेवियर डेबिट। इसे जब भी एसेट अकाउंट बनाते हैं, बिगनिंग बैलेंस बेटे डेबिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। बिगनिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो हम वहां से कॉपी कर लेते हैं। क्लोजिंग गिवन नहीं है, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल का 1 जनवरी को उसने बैलेंस दिया हुआ है, देखो बेटे 49,500। ओके जी। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसने एक इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल से रेलेवेंट और दी है। वो क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल इशू हुआ है जनाब 104,800। इशू होने का मतलब यूज हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, मटेरियल का बैलेंस स्टोर रूम में कम हो रहा है, सो क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल है इसलिए कौन से अकाउंट में चला जाएगा, WIP के अकाउंट में। सो 104,800 हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज किया, स्टोर रूम में मटेरियल का बैलेंस कम हुआ इसलिए हमने क्रेडिट किया। इसके अलावा वो बताता है आपको क्वेश्चन में कि जनाब 2400 मटेरियल का लॉस हुआ। तो जनाब ये लॉस हो गया, मटेरियल की क्वांटिटी कम हो गई, तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जिससे मटेरियल की क्वांटिटी का बैलेंस स्टोर रूम में बढ़ेगा उसे डेबिट करेंगे। जिन जिन रीजन की वजह से स्टोर रूम में मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी उसे क्रेडिट करेंगे। सो मटेरियल का लॉस हो गया है, तो बेटे मटेरियल के लॉस की वजह से होगा क्या कि जनाब मटेरियल का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे अकाउंट टाइटल क्या दें जनाब, क्वेश्चन इज साइलेंट कि ये लॉस किस किस्म का है, उसका इफेक्ट कहाँ दिया जाए। देखो बेटे आप ये लॉस FOH कंट्रोल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये लॉस CGS में भी जा सकता है, ये लॉस क्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो जनाब सिंपल हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि जनाब इसको कहाँ लेके जाए। मैं सिंपल क्या करूंगी, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो एबनॉर्मल लॉस को बाय नेम हम हाईलाइट करते हैं।
चाहे नॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो, हम इसे लेके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो मैंने क्या करना है कि जनाब उसकी टाइप पे फोकस किए बगैर, नॉर्मल है, नॉर्मल है, क्या रीजन है, अल्टीमेटली इसने इनकम स्टेटमेंट में जाना है, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट का ऑपोजिट अकाउंट टाइटल यहाँ ओपन कर देना। अच्छा, अब देखिए इसकी डेबिट साइड, अब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब है कि मुझे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। और अब ये भी क्लियर है कि रॉ मटेरियल जनाब अगर हमने यूज किया है 1,04,800 का, मेरे पास ऑलरेडी कितना था, मेरे पास था 49,000 का। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 49,000 का रॉ मटेरियल हो और मैंने 1,04,800 का यूज कर लिया हो। इसका मतलब मैंने परचेज किया है। कितना परचेज किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली साइलेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं दी हुई होगी, वो इन्फॉर्मेशन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेंगे। ऐसी जो डिफरेंसेस होते हैं बेटे वो अलग से बता दिए जाते हैं। जो सेम अमाउंट होती है वो यूजुअली एक अकाउंट में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, दूसरे अकाउंट में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में हमने एज्यूम करना है कि एक्चुअल में वो जो डिफरेंसेस नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंट में अगर वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहां से पिक कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वहां से पिक कर लें। तो रॉ मटेरियल हमने कितना, और वैसे भी देखो हमने पहले से बात की है कि रॉ मटेरियल को परचेज करना हेड ऑफिस का काम है। वो रॉ मटेरियल को परचेज करके फैक्ट्री को ट्रांसफर करते हैं और फैक्ट्री उसे यूज करती है। तो जनाब अगर हेड ऑफिस ने परचेज किया, उसके केस में या तो कैश पे किया होगा या पेएबल होंगे, उन्होंने तो एंट्रीज की मस्ट की होगी। तो जनाब हम ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रॉ मटेरियल के सेक्शन पे जाके देखो रॉ मटेरियल उन्होंने कितने का परचेज किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि हेड ऑफिस ने रॉ मटेरियल परचेज किया 108,800 का। वही परचेजेस हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 108800। अब क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट टाइटल हम क्या देंगे, जर्नल लेजर अकाउंट। तो जनाब रॉ मटेरियल से रेलेवेंट हमने तमाम इंफॉर्मेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हुई है। अब इसे बैलेंस करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करते हैं। 49,500 प्लस 108800, जनाब टोटल रॉ मटेरियल जो अवेलेबल था ड्यूरिंग द क्वार्टर वो था 1,58,300। आउट ऑफ 1,58,300 में से बेटे 104,000 का यूज कर लिया, 2,400 का लॉस हो गया। तो देखते हैं हमारे पास अब क्या है। अब मेरे पास क्वार्टर एंड पे 51,100 का रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, ये कैरेड डाउन। अब जरा इसको मैच कीजिएगा जनाब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट में कितना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। जनाब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रॉ मटेरियल का 52,000। रॉ मटेरियल से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या दी गई है, ओपनिंग बैलेंस कितना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 48,000, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 49,500। इसका मतलब है रॉ मटेरियल के ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है दोनों रिकॉर्ड में, ये रिकॉन्सिलेशन में आएगा। क्या कर रहे हैं हम, वन बाय वन तमाम अकाउंट्स भी बनाएंगे और डिफरेंसेस को हाईलाइट भी करेंगे। तो पहला डिफरेंस रॉ मटेरियल के अकाउंट में क्या है, ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है। फिर जनाब 108,800 का रॉ मटेरियल परचेज किया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी यही इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में भी यही इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये डिफरेंस नहीं है, ये जो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है ये उसकी रीजन नहीं है। हमने जनाब 104,800 का रॉ मटेरियल यूज किया, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी यही बता रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी देखो यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो जरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड के आउटर कॉलम में उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऑपोजिट लिखा हुआ है 1,04,800, इसका डिफरेंस भी नहीं है। 2,400 का लॉस हुआ है कि जनाब इसका डिफरेंस है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 51,100 का, जबकि उन रिकॉर्ड में ये आपके पास कितना है 52,000 का। तो ये डिफरेंस है। अब जब रिकॉन्सिलेशन करेंगे इन डिफरेंसेस को वहां अकाउंट फॉर करेंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट में चलते हैं, WIP के अकाउंट के बाद हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना है लेबर कॉस्ट का अकाउंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में देखो बेटे लेबर कॉस्ट से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। टोटल लेबर कॉस्ट कितनी थी, उसमें से डायरेक्ट कितनी थी, इनडायरेक्ट कितनी थी। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंट्स में अलग से इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इट मीन डायरेक्ट वेजेस जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में दी जा रही हैं 40,200 की, यही आपके पास वैल्यू होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर डिफरेंस होता वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता देता।
स्पेसिफिकली नहीं बताया, इसका मतलब है कि हम एज्यूम करेंगे ये अमाउंट दोनों रिकॉर्ड में सेम है, इसकी वजह से डिफरेंस अराइज नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो इसका अकाउंट बना लो, चाहो तो आप इस अकाउंट को स्किप कर लो। तो चलिए अगर हम बनाते हैं तो लेबर कॉस्ट का अकाउंट कैसे बनता है, हम कैसे बनाते हैं, ये देखो लेबर कॉस्ट अकाउंट, डेबिट साइड पे जर्नल लेजर, कंट्रोल अकाउंट में जितना रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट हमने जितनी पे की वो अमाउंट आएगी 40,200 की, और ये अमाउंट हम क्या करेंगे WIP अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 40,200। इसका अकाउंट कुछ ऐसे बनेगा जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट में हम अकाउंट बनाते हैं FOH अकाउंट। FOH से रेलेवेंट देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसका मतलब सेम वही इंफॉर्मेशन है जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जरा FOH से रेलेवेंट देखिए। FOH की एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड 60,900, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके जी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जाके देखिए वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाइए, कितना परसेंट, 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसका मतलब है कि जनाब हमें इसमें FOH का अकाउंट बनाना है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब की इंफॉर्मेशन गिवन। तो चलिए ये अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड FOH की बेटे बात करें। एब्जॉर्ब्ड FOH का वो एक्सपेंस जो FOH के अकाउंट से निकलता है और WIP के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, WIP में डेबिट और FOH के अकाउंट में WIP के नाम से क्रेडिट। ये एब्जॉर्ब कॉस्ट हमने कितने परसेंट लेनी है, उसने कहा कि डायरेक्ट वेजेस का जनाब कितने परसेंट लीजिए, 185%। अब डायरेक्ट वेजेस मेरे पास क्वेश्चन में है 40,200 की, तो बेटे इसका 185% लेते हैं, वो लेते हैं तो जनाब आपके पास ये अमाउंट आती है 74,370। 74,370 की आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो यूनिट को एब्जॉर्ब करवा दी, वो जनाब FOH के अकाउंट से निकलेगी और WIP के अकाउंट में जाएगी। FOH की एक्चुअल अमाउंट कितनी है, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं पे भी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन उसने नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट दी हुई है फाइनेंशियल अकाउंट्स में 60,900। अब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो एब्जॉर्ब्ड FOH यूनिट को चार्ज करते तो इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट आनी चाहिए थी 74,370, और फिर इसके अकॉर्डिंगली अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए थी, बट देयर इज नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है उसने FOH जो वहां पे चार्ज की हुई है वो एक्चुअल अमाउंट है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं वो अलग से क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं बताए गए, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बताए गए हैं मैं वही एज्यूम करूंगी कि एक्चुअल में यही पे हुए, और वो अमाउंट है 60,900। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्चुअल में जो पे किए जाते हैं हम बेटे उसकी एंट्री क्या करते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम में। FOH आपका एक्सपेंस जब पे होता है उसका बैलेंस बढ़ता है, हम FOH अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश या पेबल को क्रेडिट करने की बजाय फैक्ट्री की बुक्स में हम जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इट मींस कि FOH अकाउंट की डेबिट साइड पे बेटे आपके पास जर्नल लेजर अकाउंट के नाम से एक्चुअल FOH की अमाउंट आएगी, और वो अमाउंट मुझे कहां से लेनी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, जो कि 60,900 की अमाउंट है। इसके अलावा उसने क्वेश्चन में आपसे कहा कि जनाब रेंट का एक्सपेंस आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में चार्ज करना है, और वो कितना चार्ज करना है, 4,000 पर मंथ। रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, FOH अकाउंट में चार्ज होगी। तो जनाब FOH अकाउंट में रेंट का एक्सपेंस चार्ज होगा कितने का, 12,000 का। इसके अलावा देखिए और क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रेलेवेंट फर्दर इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, ना ही इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है। अगर मैं इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन FOH अकाउंट में आती है तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब मेरे FOH के अकाउंट की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई, अब मैंने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की वर्किंग करनी है, अकाउंट को क्लोज कर। तो जनाब मेरे पास क्रेडिट साइड पे 74,370 है, डेबिट साइड पे देखते हैं कितनी अमाउंट आ रही है, 60,900 प्लस 12,000 किया, तो बेटे यहाँ अमाउंट शॉर्ट आ रही है डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन है कितने की, अभी हम डिफरेंस लेते हैं।
एब्जॉर्ब किया था 74,370, जब एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ वो 72,900 का है। तो जनाब माइनस किया 74,370 में से, तो 1470 की ओवर एब्जॉर्प्शन है। अब क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन फैक्ट्री की बुक्स में भी हो रही है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी हो रही है, तो बेटे यहाँ क्या करेंगे, हम अपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली कहाँ लेके जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में। तो मैं इसके ऑपोजिट लिख दूंगी, इनकम स्टेटमेंट या फिर सीजीएस। वन थिंग मोर, रेंट के ऑपोजिट मैंने रेंट का ही टाइटल दे दिया, ज्यादा बेहतर है कि इसके ऑपोजिट भी हम जर्नल लेजर अकाउंट ही लिखें। क्यों? रेंट अगर इन्होंने पूरा ऑफिस, इनके जितने भी हेड ऑफिस हैं और फैक्ट्री भी जो है वो रेंट पे है, तो फैक्ट्री के हिस्से में रेंट जितना आता था वो फैक्ट्री को चार्ज किया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये रेंट किसने पे करना है, हेड ऑफिस ने। और वो तमाम एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे करने हैं, बेहतर होता है कि उसके ऑपोजिट अकाउंट टाइटल दिया जाए जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट का। जी, आफ्टर देन ये अकाउंट हमने कंप्लीट किए, अब चलेंगे जनाब WIP अकाउंट की तरफ। ये भी आपका एक इन्वेंट्री अकाउंट है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बिगनिंग बैलेंस लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में WIP का बैलेंस बिगनिंग दिया जा रहा है 60,100, 60,100। अब WIP के अकाउंट में आपने क्या क्या ट्रांसफर किया, देखो WIP के अकाउंट में मटेरियल, FOH और जनाब लेबर की अमाउंट आएगी, कितनी, वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं। मटेरियल की अमाउंट जो WIP में ट्रांसफर हो रही है वो है बेटा जी आपके पास 104,800। लेबर कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है 40,200। FOH कॉस्ट बेटे ट्रांसफर हो रही है आपके पास 74,370। अब जनाब WIP अकाउंट में ये कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है, ऑलरेडी जो कॉस्ट थी इस अकाउंट में वो 60,100 की है, मजीद मटेरियल लेबर FOH ये ट्रांसफर किया। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है गुड्स कंप्लीट हुई, जो गुड्स कंप्लीट हो जाती हैं, जिन गुड्स को हम 100% प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनकी कॉस्ट WIP के अकाउंट से निकलती है और फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। वो अमाउंट देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, रॉ मटेरियल इशूड के नीचे देखो पेज नंबर 145 पे वो अमाउंट लिखता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। आपने जो गुड्स प्रोड्यूस की उन पे अब तक कितना खर्चा हो चुका, उन पे 222,500 का एक्सपेंस हो चुका। तो वो गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं उनकी कॉस्ट हम WIP के अकाउंट से निकालेंगे और जनाब फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो आपके पास WIP का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो जनाब वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, हम वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 60,100 प्लस 104,800 प्लस 40,200 प्लस 74,370, ये टोटल मेरे पास कॉस्ट है 2,79,470, 279,470 माइनस 222,500, ये बेटा जी आपके पास 56,970 का WIP का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली जनाब वो अमाउंट कितनी है, WIP का देखें क्लोजिंग स्टॉक जो शो हो रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में वो 58,000 है। ओपनिंग स्टॉक का भी डिफरेंस और क्लोजिंग स्टॉक का भी डिफरेंस। ओके जी, आफ्टर WIP अकाउंट हमें नेक्स्ट अकाउंट किस चीज का बनाना है जनाब, हमें फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाना है। तो चलिए फिनिश गुड्स के अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये भी आपका इन्वेंट्री अकाउंट, एसेट अकाउंट, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे। फिनिश गुड्स का बिगनिंग बैलेंस क्या है, 115,400, और जो फर्दर इस क्वार्टर में गुड्स कंप्लीट हुई हैं उनकी कॉस्ट WIP के अकाउंट से जो ट्रांसफर हो रही है वो 222,500 है। वो अमाउंट हमने यहां से ट्रांसफर कर दी। जी हाँ, अमाउंट ये है। उसके बाद अब फिनिश गुड्स में ये कॉस्ट ट्रांसफर हो चुकी है,
इस अकाउंट में कॉस्ट कब तक रहती है? जब तक गुड्स हम सेल नहीं कर लेते। जब गुड्स सेल हो जाती हैं, जितनी गुड्स सेल हो जाती है उनकी कॉस्ट इस अकाउंट से निकलती है और आपके सीजीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो जनाब कितनी गुड्स जो हमने सेल की उनकी कितनी कॉस्ट थी, ये भी देखें। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहता है सीजीएस कितना है? 2,12,100। ये जनाब जो गुड्स सेल की हैं उनकी कॉस्ट है। ये जनाब फिनिश गुड्स के अकाउंट से निकलेगी और आपके सीजीएस अकाउंट में जाएगी। 212,100। ये सीजीएस अकाउंट में जाएगी और जो गुड्स कंप्लीट तो हो गई लेकिन सेल नहीं हुई, वो उनकी कॉस्ट फिनिश गुड्स के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनाएगी। वो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है जनाब? 115,400 प्लस 222,500। ये टोटल बना मेरे पास 337,900। 337,900 माइनस 2,12,100। तो जनाब इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,25,800। तो जनाब ये हमारे पास फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस आया। ये हमने ए पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। ये मेन अकाउंट्स हमने बना लिए। आफ्टर देन मेन अकाउंट बनाने का कहा था, कंट्रोल अकाउंट्स बनाने का कहा था। मेजर जो मेन कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं वो बेटे आपके यही अकाउंट्स होते हैं। रॉ इन्वेंट्री के तीनों अकाउंट होते हैं, या मैक्सिमम आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए एफओएच का अकाउंट बनाना पड़ता है। वो अकाउंट हमने बना लिए। अब वो कहता है रिकॉन्साइल कीजिए। रिकॉन्साइल करने के लिए देखिए क्या है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कौन कौन से? डिफरेंस किस किस चीज का है? डिफरेंस है बेटे आपके तीनों इन्वेंट्री लेवल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है। रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट चेंज होगी तो डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसकी अमाउंट चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट 1,04,800 कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में भी इतनी ही है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ही भी इतनी ही है। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है। इसी तरह WIP और फिनिश गुड्स के अकाउंट्स का इन इन्वेंट्रीज के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है। अब इन डिफरेंसेस को एडजस्ट कैसे किया जाए और प्रॉफिट की रिकॉन्सिलेशन कैसे की जाए, उसके लिए जनाब एक छोटी सी बात जहन में रखिएगा, फिर मैं रिकॉन्सिलेशन चार्ट बनाऊंगी। रिकॉन्सिलेशन के लिए बेटे चाहे आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर लें, एडजस्टमेंट के बाद आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट आएगा। चाहो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिए एंड आपके पास एडजस्टमेंट्स के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट आएगा। अब एडजस्टमेंट्स कैसे की जाएं? सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के लेवल का डिफरेंस है। जब जनाब आपके पास WIP और फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस आया, वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस चेंज हुई और फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री लेवल के चेंज हो जाने से सीजीएस चेंज हुई और सीजीएस के चेंज होने से अल्टीमेटली प्रॉफिट चेंज हुआ। अब एडजस्टमेंट कैसे की जाए? एक छोटी सी बात जो जहन में रखोगे वो क्या है बेटे, जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्रीज होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्रीज का आपके प्रॉफिट के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। अब मैंने ये क्या बात की, देखो बेटे अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टॉक्स की, ओपनिंग स्टॉक के बैलेंसेस सीजीएस में ऐड होते हैं। ऐड होने का मतलब ये है कि जनाब वो सीजीएस को बढ़ाते हैं, कॉस्ट को बढ़ाते हैं। जब कॉस्ट बढ़ेगी अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होता है। तो जब जब ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस बढ़ता है तब तब सीजीएस की अमाउंट बढ़ेगी और प्रॉफिट कम होगी। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू के बढ़ जाने की वजह से कॉस्ट बढ़ती है और प्रॉफिट कम होता है, तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है। व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा सीजीएस में से माइनस करते हैं और सीजीएस में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का मतलब ये है कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री सीजीएस में से माइनस होती है वो सीजीएस के बैलेंस को कम कर देती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से सीजीएस कम होता है और सीजीएस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इट मींस कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी सीजीएस की अमाउंट कम होगी और प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखते हुए जनाब हमने रिकॉन्सिलेशन करनी है। क्या चीज जहन में रखनी है कि जनाब ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा बेटा जी, वो डिक्रीज होगा। और क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़े तो इसके ऑपोजिट इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा।
तो ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए हम रिकॉन्सिलेशन की तरफ चलते हैं। अब जनाब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जनाब मुझे फाइनेंस अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये रखना है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट को रिकॉन्साइल करना है, यहां से स्टार्ट लेना है और मुझे कॉस्टिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है, और डिफरेंसेस है इन्वेंट्रीज का। अच्छा, अब यहां पे लिखते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट। एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट वो शो कर रहे हैं 2,30,000 का। अब मैंने यहां पे लिखने हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को सॉल्व करते हैं। एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड क्या वैल्यूज हैं, हम ओपनिंग स्टॉक के लिखते हैं। किस किस का ओपनिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। चलें पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या थी वो मैं पिक करती हूँ। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 48,000, WIP का ओपनिंग बैलेंस बेटे 64,000 और फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो शो कर रहा है 1,20,000। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसने ओपनिंग बैलेंसेस बताए हुए हैं आपको 49,500, WIP का ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ था 60,100 और जनाब उसके अलावा आपको फिनिश गुड्स का बताया जा रहा है 1,15,400। अब यहां डिफरेंस देखते हैं, हम यहां इनको माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। जनाब ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस है 1,500 का, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस 1,500 का और WIP के ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस 64,000 माइनस 60,100, यहाँ डिफरेंस है 3,900 का। और जनाब नेक्स्ट में है 1,20,000 माइनस 1,15,400, यहाँ डिफरेंस है 4,600 का। अब देखें जिस कॉस्टिंग मेथड में, जिस रिकॉर्ड्स में, जिन रिकॉर्ड्स में, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, जहां पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हुई होगी वहां पे प्रॉफिट कम होगा। जैसे देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपने रॉ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक को लिखा 48,000, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखा 49,500, आपने रॉ मटेरियल के बिगनिंग बैलेंस को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 1,500 से ज्यादा लिखा। अब जब 1,500 से ज्यादा लिखा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट 1,500 ओपनिंग इन्वेंट्री के ज्यादा हो जाने की वजह से प्रॉफिट 1,500 कम हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि कम हुआ होगा इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में मैं फाइनेंशियल प्रॉफिट से इन एडजस्टमेंट्स की हेल्प से फाइनेंशियल प्रॉफिट से अपनी स्टेटमेंट को लेके जा रही हूँ टूवर्ड्स कॉस्टिंग प्रॉफिट्स। तो वो रीजंस जिससे कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ा होगा वो रीजंस ऐड कर दूंगी और वो रीजंस जिससे कॉस्टिंग प्रॉफिट कम हुआ होगा उन्हें माइनस कर दूंगी। ठीक है, फिर से मैं अपनी बात को यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि जनाब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में मैंने रॉ मटेरियल का बिगनिंग बैलेंस हमने लिखा 48,000, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिखा 49,500 लिखा। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ओपनिंग स्टॉक को 1,500 से ज्यादा लिखा और ओपनिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में प्रॉफिट कम हुआ होगा। और मैंने अपनी रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस से अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, तो जनाब 1,500 की एडजस्टमेंट मैंने इस तरह करनी है कि जनाब इसका अल्टीमेटली इफेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट पे क्या हुआ होगा। तो क्योंकि कॉस्टिंग रिकॉर्ड में मैंने 1,500 से रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को ज्यादा लिखा तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट कम हुआ होगा, कम वाला फाइंड आउट करना है, इससे माइनस कर देना है। उसके बाद देखिए 3,900 की जहां तक बात है, 4,600 की, 3,900 को डिस्कस करते हैं।
फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 64,000 और कॉस्टिंग रिकॉर्ड में 60,139 से कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में WIP का ओपनिंग स्टॉक कम लिखा। जब कम लिखा ओपनिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्टिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट बढ़ा होगा। अब क्योंकि ज्यादा वाला प्रॉफिट फाइंड आउट करना है इसलिए हम 3900 को ऐड कर देंगे। फिनिश गुड्स की बात करें तो जनाब फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 1,20,000 और कॉस्टिंग रिकॉर्ड में 1,15,400। हमने कॉस्टिंग रिकॉर्ड में ओपनिंग स्टॉक को कम लिखा तो इसलिए कॉस्टिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक के कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसे भी हमने ऐड कर देना है। अब इसी तरह जिस तरह ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट किया है इसी तरह बेटे हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करेंगे। रॉ मटेरियल, WIP एंड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो देखिए रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है 52,000। WIP का दिया हुआ है जनाब उन्होंने 58,000 और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग उन्होंने दिया हुआ है 1,21,900। और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली कितना फाइंड आउट किया, हम उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट से वो वैल्यूज लेंगे। तो देखें रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाया तो हमारे पास उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 51,100 और डिफरेंस कितने का है, माइनस किया 52,000 से, डिफरेंस है 900 प्लस माइनस में बाद में बात करते हैं, अभी मैं सिर्फ डिफरेंस की अमाउंट लिख रही हूँ जी जनाब। उसके बाद WIP की बात करें तो 56,970 अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली WIP का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया था वो 56,970 था। 56,970 माइनस 58,000, ये बेटे डिफरेंस कितने का आया 1030 का। फिनिश गुड्स के अकाउंट की तरफ चलते हैं तो फिनिश गुड्स का जब हमने अकाउंट बनाया क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,25,800, इसे ट्रांसफर करते हैं माइनस किया 121,900, ये डिफरेंस आ रहा है बेटा जी 3,900। तो चलिए इसी तरह अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो जनाब जहां तक बात है रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम हुआ होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो जब कम वाला फाइंड आउट करना है माइनस करेंगे, जब ज्यादा वाली अमाउंट को एडजस्ट करना है तो ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से ऑपोजिट ट्रीट करेंगे। तो जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमने 900 से रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कम लिखा है, तो कम लिखने की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम हुआ होगा, इसलिए हमने 900 को क्या करना है माइनस। इसी तरह WIP का क्लोजिंग बैलेंस 1030 से कम है जनाब, तो कम लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्टिंग प्रॉफिट भी आपका कम हुआ होगा, कम वाली अमाउंट फाइंड आउट करनी है इसलिए इसे माइनस करेंगे। फिनिश गुड्स अकाउंट की जहां तक बात है तो जनाब उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 3,900 से फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी है और ज्यादा लिखने की वजह से, क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से कॉस्टिंग रिकॉर्ड में प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा, इसलिए हमें इसे ऐड करना है। लीजिए हमने प्लस माइनस आइडेंटिफाई किया, इसकी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद देखते हैं क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट वही आ रहा है जो उसने कैलकुलेट करके दिया है। अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब है कि जनाब हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। 2,30,000 माइनस 1,500 प्लस 3,900 प्लस 4,600 माइनस 900 माइनस 1,030 और प्लस किया 3,900, ये बेटे यहाँ आता है 2,38,970। लेट मी चेक जनाब, उसने हमें क्या बताया था, यही अमाउंट उसने बताई थी कि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज शोन एज 2,38,970। तो जनाब ये रिकॉन्सिलेशन हो गई, रिकॉन्सिलेशन भी हो गई और बेटे चैप्टर भी हमारा वाइंड अप हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटे इन आइसोलेशन वो इस चैप्टर में से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं देता, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ऑनवर्ड चैप्टर्स में होती है। बेसिक चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी थी
वो अंडरस्टैंड कर ली। अब इनकी मेजर एप्लीकेशन जॉब बैच कॉस्टिंग में और ऑनवर्ड जो हमने कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ने हैं, इनकी एप्लीकेशन बेसिकली हमें वहां रिक्वायर होती है। एग्जाम्पल मैंने 2 ही आपको यहाँ सॉल्व करवाई। जहां तक बात है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो बेटा बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है आपके चैप्टर नंबर 2 से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी। ये आपकी आज की असाइनमेंट है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करना है। ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है। और जहां तक बात है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 4 की, पेज नंबर 148 पे, ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो मिस्टेकनली उसने यहाँ प्रिंट कर दिया हुआ है। हम नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रो लेते हैं और इस इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। अब ऑनवर्ड सेक्शन में हम कॉस्टिंग सिस्टम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्टिंग सिस्टम जितने भी हैं बेटे, इनमें हमने करना है कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना सीखना है, कॉस्ट के फ्लो को अंडरस्टैंड करना है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कॉस्ट को सम अप करना है। कॉस्ट फ्लो का मतलब है ये कि कैसे कॉस्ट डिफरेंट अकाउंट से गो थ्रू होते हुए हमारी इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचती है। कॉस्टिंग सिस्टम कोई भी हो, कॉस्टिंग मेथड कुछ भी हो, कॉस्ट का फ्लो यही रहता है जो हमें इस चैप्टर ने सिखा दिया। कॉस्ट एक्यूमुलेशन वो बदलती है, वो चेंज होती है। आपका जैसा कॉस्टिंग सिस्टम होगा वैसा कॉस्ट एक्यूमुलेशन होगी। और कॉस्टिंग सिस्टम कैसा डिजाइन किया जाएगा, एक्चुअल में जैसा आपका प्रोडक्शन स्टाइल होगा वैसा हम कॉस्टिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। भाई प्रोडक्शन स्टाइल हर जगह वेरी करता है। कुछ जगहों पे प्रोडक्शन कस्टमर ओरिएंटेड होती है, जहां पे आप कस्टमर ओरिएंटेड होके काम करते हो, उसमें काम करने का तरीका ये होता है कि पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया जाता है, उसके ऑर्डर और उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज बनाई जाती है और उसे फॉरवर्ड की जाती है। पहले ऑर्डर आएगा, कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन देगा, पहले सेल ऑर्डर, बाद में प्रोडक्शन। ऐसे यूनिट्स को हम अपने पास स्टोर नहीं करते, जैसे माल तैयार हो जाता है हम कस्टमर को फॉरवर्ड कर देते हैं। जहां पे ऐसा काम हो रहा है, कस्टमर ओरिएंटेड होकर हम काम कर रहे हैं, वहां पे बेटे हर कस्टमर का ऑर्डर दूसरे कस्टमर के ऑर्डर से वेरी करता है। इसलिए वहां पे कॉस्ट एक्यूमुलेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। मिस्टर ए ने जो चीज हमसे बनवाई है उसकी चीज को बनाने पे हमारा जितना एक्सपेंस हुआ है वो 100% मिस्टर ए के ऑर्डर को चार्ज हो जाएगी कॉस्ट। मिस्टर बी ने जो हमें ऑर्डर प्लेस किया है उसके ऑर्डर को कंप्लीट करने पे हमारा जितना एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है वो हमने मिस्टर बी के अकाउंट को ही चार्ज कर देना है, मिस्टर बी के ऑर्डर को चार्ज कर देना है। जैसे देखो मोस्टली हमारे यहाँ बेकरी की एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल है, वहां पे हम कस्टमर ओरिएंटेड होकर काम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे कस्टमर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल नहीं होता। वहां पे क्या है, होमोजीनियस आइटम, आइडेंटिकल आइटम्स तमाम कस्टमर के लिए एक जैसी चीज प्रोड्यूस की जाती है। हम कस्टमर्स के ऑर्डर का वेट नहीं करते। शू मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनके एग्जांपल हैं जितने भी मेजर यूनिट्स हैं, वो आइडेंटिकल यूनिट्स तमाम कस्टमर के लिए पहले प्रोड्यूस करते हैं। ट्रेंड को देखते हुए, फैशन को देखते हुए जनाब वो तमाम कस्टमर के लिए एक जैसी चीज बनाते हैं, और वो जो चीज बनाती है एक खास सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन से गो थ्रू होती है वो चीज। तो जनाब तमाम लोगों के लिए आइडेंटिकल चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, इन्वेंट्री पाइलअप होती है, बाद में कस्टमर ऑर्डर देता है, हम उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली गुड्स फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे काम करने का तरीका और है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जनाब गुड्स में डील ही नहीं किया जाता है, वो जनाब ना चीज बनाते हैं और ना खरीदते ना बेचते, बल्कि वो सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो हर जगह काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। जहां जैसा काम करने का स्टाइल होगा बेटा वहां उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्टिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होगा ये डिपेंड करेगा काम करने के स्टाइल पे। जैसा काम करने का स्टाइल होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग सिस्टम डिजाइन कर दिया जाएगा। अब बेटे जितने भी कॉस्टिंग सिस्टम होते बेसिकली हमने कॉस्ट को एक्यूमुलेट ही करना है, सम अप करना है। कौन सी कॉस्ट, भाई मटेरियल लेबर एफओएच, हमने कॉस्ट को एड अप करना है। लेकिन कैसे एड अप करें, जहां कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चल रहे, ऑर्डर वाइज कॉस्ट को सम अप कर लो। जहां पे डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लो। जहां प्रोसेस वाइज काम हो रहा है वहां प्रोसेस वाइज कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लो। जहां सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं वहां सर्विसेज के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लो। कॉस्ट यही होती है आपके पास।
तो जनाब अब से हमने कॉस्टिंग सिस्टम्स को स्टार्ट लेना है। कौन कौन से कॉस्टिंग सिस्टम्स हम पढ़ेंगे? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, इसके अलावा डिस्कस होगी बैच कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग, जनाब ये कुछ कॉस्टिंग मेथड्स हैं जो हमें डिस्कस करने, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ एडवांस हैं, वो जब हम एडवांस पोर्शन की तरफ जाएंगे उन्हें वहां जाके डिस्कस करेंगे। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और जो बैच कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग मेथड बेटे हम वहां फॉलो करते हैं जहां पे हम कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलते हैं। पहले कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, अपनी स्पेसिफिकेशंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, और उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम बाद में प्रोडक्शन करेंगे। तो हम ऐसी सिचुएशन में जो कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे, सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करेंगे। वहां पे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या फिर बैच ऑर्डर कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और उसमें कोई एक मेजर सिंगल यूनिट है, जैसे ये ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का जहां काम हो रहा है, ट्रेन की बोगियां शोगियां बन रही हैं, एरोप्लेन्स जो हैं वो असम्बल हो रहे हैं, ये मेजर यूनिट है। यूजली पर यूनिट कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाती है, वहां पे एक ऑर्डर में एक मेजर यूनिट होता है, वहां पे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। जहां पे आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे लेकिन उसके ऑर्डर में एक सिंगल यूनिट नहीं होते, एक से ज्यादा यूनिट्स होते हैं, और उनका मैस जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो यूनिट ऑर्डर किए जाते हैं उनसे उनका मैस कम होता है, कॉस्ट कम होती है, वहां पे बैच ऑर्डर कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उस पर देख लीजिए कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है। वहां पे आपने उसके ऑर्डर में चाहे सिंगल यूनिट है, चाहे वो आपके पास सिंगल ऑर्डर में ज्यादा यूनिट्स हैं, वहां पे आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को सम अप करना है, तो आप जॉब ऑर्डर और बैच कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हो। बस माइनर साइड डिफरेंस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में सिंगल यूनिट और बैच ऑर्डर कॉस्टिंग में, बैच का मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप में ज्यादा यूनिट्स, लेकिन वो एक ग्रुप के जो सारे यूनिट्स होते हैं वो आइडेंटिकल। इसके ऑपोजिट बेटे हम प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम वहां फॉलो करते हैं जहां पे कस्टमर का ऑर्डर पहले नहीं लिया जाता, बल्कि तमाम कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो जो प्रोडक्शन होती है वो एक खास सीक्वेंस से गो थ्रू होती है। जैसे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पहले क्या होगा, कॉटन से थ्रेड बनेगी, जिनिंग का काम होगा, थ्रेड से की वेविंग होगी, जनाब ग्रे क्लॉथ बनेगा, ग्रे क्लॉथ की ब्लीचिंग होगी, और फिर उसकी प्रिंटिंग, फिर उसकी कटिंग, पैकिंग, फिनिशिंग का काम होगा। ये सीक्वेंस हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। इसी सीक्वेंस से जो है वो जनाब कपड़ा बनता है। वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है, वहां हम डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना सीखेंगे। सर्विस कॉस्टिंग, जनाब जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका जो यूनिट है वो टेंजिबल है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस में डील करती हैं, वहां पे मटेरियल लेबर कॉस्ट नहीं होती, गुड्स में आप डील नहीं करते, वहां काम करने का स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि काम करने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है, इसलिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टिंग सिस्टम भी अलग से डिजाइन किया जाता है। तो इंशाल्लाह जनाब अब ऑनवर्ड आपके जून के मंथ तक कोशिश करेंगे ये हमारे कॉस्टिंग मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाए। आपका जॉब बैच और सर्विस कॉस्टिंग ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। टारगेट हमारा यही होगा कि जून एंड तक जो है वो हम बजटिंग को भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। तो यहाँ तक इसको मैं वाइंड अप करती हूँ। इंट्रो के लिए मेरे पास, इन कॉस्टिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कॉस्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्राइडे। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।